गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हमारा पर्यावरण। यह कक्षा 7वीं के लिए भूगोल की किताब है और इसमें हम अध्याय 4 वायु का अध्ययन करेंगे। अध्याय में हम पढ़ेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का संगठन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वायु, जल बाष्प, धूलकण, ग्रीन हाउस गैस तथा ग्लोबल वार्मिंग, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि हमारे आसपास जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस होती है। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, आर्गन, नियॉन और भी कुछ गैसेस होती है। उसका यहाँ प्रोपोर्शन बताया गया है, कौन सी गैस कितनी मात्रा में वातावरण में उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं हम वायुमंडल। वायुमंडल हम किसे कहेंगे? तो पृथ्वी की चारों ओर, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की घनी चादर फैली हुई है, उसको हम वायुमंडल बोलेंगे। और पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए इस वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तब भी वायु छोड़ते हैं। इसका मतलब सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है यह वायुमंडल। और साथ में सूर्य की किरणों से जो अल्ट्रावायोलेट सनरेज आते हैं, उन किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है यह वायुमंडल। और यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, यह वायुमंडल है। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। इन स्तरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और यह आपको मालूम होना जरूरी है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसीलिए इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। देखिए, मतलब अगर इसका ज़्यादा हुआ तो भी विपरीत परिणाम होता है, कम हुआ तो भी विपरीत परिणाम होता है। इसका मतलब सभी वायुओं का संतुलन रहना बेहद जरूरी है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। मतलब जो प्राकृतिक रूप से ना होकर जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण, जैसे कि कारखाने होते हैं, कार के धुएं होते हैं, व यातायात के साधनों के ईंधन जलने की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है, तब यह ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। इसको हम बोलते हैं भूमंडलीय तापन। याद दिया गया है आपको, भूमंडलीय तापन। और इसको ही हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण ही पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। और इस तरह से जब पृथ्वी के ऊपर जो स्थान होते हैं जहाँ बर्फ जमा रहता है, लेकिन भारी बम्स गर्मी के कारण जब यह पिघलने लगती है तो इसका नतीजा यह होता है कि समुद्र का जल स्तर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे जो तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, यह तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और कुछ पशु भी नष्ट प्राय हो सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के केवल 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त करती है। सूर्य की ऊर्जा मतलब सूरज में इतनी सारी ऊर्जा भरी हुई है। और ये भी आप सबको जानना बेहद जरूरी है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ती है। तो ये भी, इसका भी अध्ययन हम आगे के स्लाइड में देखने वाले हैं। और ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। साथ बराबर है, जब ठंडी होती है तो उसमें नमी होती है और नमी की वजह से वो
भारी होती है और इसीलिए नीचे रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो ये हो गया है वायु चक्र का अर्थ। तो वायुमंडल का संगठन हम पढ़ रहे थे। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है कि वायुमंडल यह अनेक वायु से भरा हुआ है, वहाँ अनेक वायुओं का मिश्रण है और इसमें कौन कौन से अंश है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, ओजोन, आर्गन, नियान, हाइड्रोजन जैसे वायु यहाँ उपलब्ध होते हैं। तो वायुमंडल के संगठन की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन वातावरण में 78% मौजूद है, ऑक्सीजन 21% मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद है और अन्य भी गैसेस थोड़े थोड़े प्रमाण में उपलब्ध है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। अब इसके पहले हमने कहा है कि नाइट्रोजन वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है ये तो सबसे ज़्यादा तो पाई जाती है और इसका हम इस्तेमाल किस तरह से करते देखिए। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी हम लेते हैं और फिर से उसे बाहर भी निकालते हैं, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई केवल शुद्ध प्रमाण में ऑक्सीजन ही नहीं जाता हमारे शरीर में, साथ साथ में वो नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में जाता है। और ये हो गया इंसान के लिए। साथ साथ में पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। तो ये क्या होते हैं कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जैसे कुछ जीवाणु होते हैं, वो नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका फिर प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये हवा से नहीं लेते हैं, तो ये मृदा और वहाँ पर रहने वाले जीवाणुओं के माध्यम से लेते हैं। और आगे कुछ और एडिशनल जानकारी में हम पढ़ते हैं कि जैसे मतलब जैविक रूप से यह निष्क्रिय और भारी गैस है, ठीक है, और इसका चक्रण वायुमंडल, मृदामंडल और जैवमंडल में अलग अलग होता है। जैसे कि हमने इसके पहले थे कि जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे इसमें जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से लेते हैं नाइट्रोजन, जैसे हम पढ़े हैं। तो ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है और फिर यही पौधों को मिलता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में आम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी है। जब वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण फैल जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में आम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार यही वायु होता है। तो ध्यान रहे कि इसका प्रमाण है वायुमंडल में लगभग 78%। दूसरा अंश वायु है वातावरण में वायुमंडल में पाया जाने वाला, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन। और इसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली एक दूसरी गैस है, क्योंकि यह लगभग 21% वायुमंडल में पाई जाती है ये। और मनुष्य और पशुओं को सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और जो हरे पादप जैसे वनस्पति है, प्रकाश संश्लेषण जो हम फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन का उत्पन्न किया जाता है। और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती, क्योंकि मतलब हम पशु तथा मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और पादप जो जैसी वनस्पति होती है वो ऑक्सीजन निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक संतुलन बना रहता है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होता है कि इसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि हरे पादप जो वनस्पति होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर हम वृक्षों को काटने लगेंगे तो काटने की वजह से ऑक्सीजन की जो उत्पन्न होने वाली जो मात्रा होती है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होता है कि ये वायु का संतुलन बिगड़ जाएगा। और इस गैस को प्राणदायिनी भी कहते हैं, प्राणदायिनी गैस भी, क्योंकि यह सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। और इस भारी गैस का संघनन वायुमंडल के निचले भाग में होता है। जैसे कि हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि वायुमंडल का जो निचला भाग होता है, जो क्षोभ मंडल होता है, तो इस मंडल में ये पाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। और यह हरे
हरे पादप मतलब वनस्पति अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो हम इंसान और पशु होते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन यह हरे पादप वाले जो वनस्पति होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, और इसीलिए हमारा वायुमंडल में एक संतुलन बनाए रखते हैं। मनुष्य तथा पशु होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, और इसीलिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, और यह बना रहना पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसका संतुलन कब बिगड़ता है? जब कोयला और खनिज तेल जैसे ईंधनों को जलाने से जब वातावरण में, वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल छोड़ा जाता है, धुआं निकलता है, तो इससे संतुलन पूरा बिगड़ जाता है। और ध्यान रहे कि वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो ये इसीलिए होता है कोयला और खनिज तेल जैसे ईंधनों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जलाना। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ गया तो क्या है, जलवायु पर इसका विपरीत परिणाम होता है, जो ऋतु चक्र में भी परिवर्तन हो सकता है। पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो ये वनस्पतियों के लिए बेहद जरूरी है। और विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता, जिसको हम गैस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसमें वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने देखे है, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभाव हम पर होता है। और एक है लेयर, जिसको हम ओजोन लेयर के नाम से, ओजोन वायु के नाम से भी जानते हैं, और ये वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाए जाने वाले ओजोन का एक सर्वाधिक सांद्रण, जैसे मतलब 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जैसे कि हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये पृथ्वी से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका एक लेयर होता है। और ओजोन का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि जो सूरज से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट, जिसको हम घातक पराबैंगनी किरण बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उसको रोकता है, जिससे हमको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। और अगर मतलब ये अगर लेयर नहीं रहता है तो सजीव प्राणियों पर इसका बुरा असर होता है। जैसे कि हम अगर मतलब हमारे स्किन जल जाएंगी, क्योंकि मतलब अल्ट्रावायलेट रेज अगर हम पर गिरते हैं तो हम गर्मी से झुलस भी सकते हैं। और वर्तमान में CFC और अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन परत का लेयर जो होता है वो एक क्षरण मतलब एक डिप्लेट हो रहा है। ये एक समस्या सामने आ रही है वर्तमान समय में। और गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये भारी गैसें है, जबकि शेष गैसें हल्की गैसें हैं। तो इनको हम बोलेंगे भारी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आदि भारी गैसें हैं, ठीक है। और बाकी जो गैसेस होती है वो लाइट गैसेस होती है, और वायुमंडल के ऊपरी भागों में स्थित है। जो हल्की होती है वो ऊपर है और जो हेवी होती है वो नीचे है, ऐसे समझने का। और कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन अस्थायी गैसेस है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन ये स्थायी गैसेस है। तो ये अस्थायी और स्थायी गैस में ये भी आपको फर्क का ध्यान रखना पड़ता है। हम देखेंगे कि जब हम वायुमंडल की हम बात करते हैं तो ये जलवाष्प भी होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल में क्या होता है कि आयतानुसार 4% जलवाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है वायुमंडल में। तो हमेशा मतलब हमेशा कभी ड्राई नहीं होता है वायुमंडल, तो कभी न कभी क्या किसी न किसी प्रमाण में वो जलवाष्प की मात्रा यहाँ मौजूद होती ही है। और जलवाष्प की मात्रा देखिए सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा के आसपास, और सबसे कम होती है ध्रुवों के आसपास। और भूमि से 5 किलोमीटर तक के ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है। तो ये हो गया है जलवाष्प कहाँ और कितना प्रतिशत मौजूद होता है। जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल में जलमंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। तो ये हो गए है जलवाष्प का महत्व। और भी ये देखते हैं कि डस्ट माइट, जिसको हम धूलकण बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में एरोसोल भी कहा जाता है। इसका महत्व देखिए कि विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूलकण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। और धूलकण
सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। जो ये धूलकण होते हैं वो ये अवशोषित करते हैं, मतलब कि एब्सॉर्ब कर लेते हैं। वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह दिखने वाला रंग धूलकणों की ही देन है। जैसे कि हम सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, उस वक्त आकाश में कुछ परिवर्तन या कुछ रंग बदल जाता है, तो ये इसी धूलकण का ही परिणाम होता है। और उषा काल जो होता है और गोधूलि की तीव्रता एवं उसकी अवधि के निर्धारण में धूलकणों की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये धूलकण एवं धुएं के कण आर्द्रताग्राही नाभिकों का भी कार्य करते हैं, और धूलकणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण और औद्योगिक क्षेत्रों में एवं न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है। तो ये देखिए धूलकण कहाँ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये उपोष्ण और औद्योगिक क्षेत्र जहाँ होते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धुआं छोड़ा जाता है, वहाँ ज़्यादा होता है धूलकण, और न्यूनतम जो होते हैं वो ध्रुवों के ध्रुव प्रदेश में पाया जाता है, कम से कम मात्रा में। और मुद्दा है कि ग्रीन हाउस तथा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, कि आपने को मालूम होना चाहिए कि जैसे कि मतलब यह अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर सूरज से आने वाले कुछ किरण होते हैं, ठीक है। और जब ये किरण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। जैसे कि मतलब ये किरण अगर सूरज से आती है और यही अगर रुकते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस भी निर्माण कर रहे हैं, ग्रीन हाउस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और इसे हम बोलते हैं भूमंडलीय तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम इस कुछ मुद्दों का अध्ययन किए हैं, और इसके बाद में के पार्ट में भी हम कुछ मुद्दों का अध्ययन करते रहेंगे। ये इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।